दिल्ली में गाड़ियां सस्ती मिलती हैं और ये बात ज़्यादातर लोगों को पता है। लेकिन जब ये गाड़ियां खरीद लेते हैं और अपने स्टेट में ले जाकर उसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। कई फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, चार्जेस लगते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप दिल्ली से गाड़ी खरीद लेते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेकर जाने होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या फाइल्स का आपको ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको डीलर से लेने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओनर से लेने हैं। ये सारे डिटेल्स हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल मोटर वर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को हम देते रहें। देखिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं, साथ में मैंने फॉर्म्स भी रखे हुए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कौन से फॉर्म की कहां पर जरूरत पड़ती है। देखिए, दिल्ली में दो तरीके की गाड़ियां मेजरली बेची जाती हैं। एक गाड़ी जो पेट्रोल है या फिर डीजल है। पेट्रोल गाड़ियों में क्या होता है कि 15 साल का आपको टाइम मिलता है, यानी उनकी जो वैलिडिटी है वो 15 साल की रहती है, और डीजल गाड़ियों की जो वैलिडिटी है वो 10 साल की रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, ज़्यादातर ओनर 10 साल जस्ट पूरा होने से कुछ दिन पहले या फिर 1 साल पहले ही उन गाड़ियों को मार्केट में लिस्ट कर देते हैं सेकेंड हैंड के लिए कि आप इन्हें परचेज कीजिए और अपने स्टेट में ले जा करके इस पर 5 साल 10 साल बढ़वा कर आराम से इनको यूज कीजिए। तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए, देखिए, सबसे पहले गाड़ी खरीदते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप गाड़ी खरीदेंगे, ये आपको वैलिडेट करना है कि उसका इंश्योरेंस जो है वो अभी एग्जिस्टिंगली वैलिड होना चाहिए। एक्सपायर्ड आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि फिर आपको इंश्योरेंस को रिन्यू कराने की कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, वो भी एक अलग पार्ट है। और फिर वो इंश्योरेंस आपके नाम पर नहीं होगा, वो इंश्योरेंस उसी एग्जिस्टिंग ओनर के नाम पर होगा, फिर उसको ट्रांसफर कराइए तो एक लंबा हैजल बन जाएगा। तो बेटर बिंग कि एग्जिस्टिंग आपके पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए जो उसने ऑलरेडी करवा रखा हो अपनी गाड़ी का। दूसरी चीज होती है पीयूसी, यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पीयूसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तीसरा, आपको उस गाड़ी की दोनों चाबियां चाहिए। अब दोनों चाबियां मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, ऐसा होता है जब आप गाड़ी लेकर के जाते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई या कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी सीधे सीधे हाथ खड़े कर देती है, बोलती है जी आपके पास दोनों चाबियां नहीं है तो हम आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं प्रोसेस करेंगे। तो इसलिए आपको दोनों चाबियां अपने साथ ले जाना जरूरी होता है, और साथ के साथ आरसी। ये तो हो गए कार से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं कि ओनर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहले आपको जो एग्जिस्टिंग ओनर है उसकी केवाईसी वहां पर भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, यानी नो योर कस्टमर सर्टिफिकेट जो होता है केवाईसी। उसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा आधार कार्ड जो एग्जिस्टिंग ओनर है उनका, या फिर साथ में पैन कार्ड, यानी दोनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये दोनों के दोनों आपको लेके जाने पड़ेंगे। अगर वो गाड़ी किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है तो उस कंडीशन में आपको एमओए चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, पैन कार्ड चाहिए उस कंपनी का। तीसरा, जीएसटी चाहिए उस कंपनी का। और फिर उस कंपनी में जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका आधार कार्ड चाहिए, उसका पैन कार्ड चाहिए। यानी कि केवाईसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने और इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं फॉर्म्स की कि आपको कौन कौन से फॉर्म्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको ऐसा फॉर्म 28 ये फॉर्म चाहिए पड़ेगा। अब इस फॉर्म में होता क्या है, ये फॉर्म है एक एनओसी फॉर्म इशू करने के लिए, यानी कि जो आरटीओ है वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहा है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं है, इस गाड़ी को आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर लें उसके लिए। तो ये हो गया पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है यहाँ पर फॉर्म नंबर 29। अब ये फॉर्म नंबर 29 जो होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए, कि आप इस गाड़ी की ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तीसरा फॉर्म जो होता है वो होता है फॉर्म नंबर 30। इस टाइप का आपको फॉर्म मिलेगा। अगेन ये भी इंटीमेशन के लिए यूज होता है कि भाई हम ट्रांसफर कर रहे हैं गाड़ी के ओनरशिप को, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। और एक ये फॉर्म लगता है विच इज एफिडेविट एक्चुअली। ये क्या होता है, जब आप गाड़ी यहां से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं तो उस कंडीशन में, अब मान लीजिए कि गाड़ी आप अपने स्टेट में ले गए, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो लायबल कौन है। तो इसमें पूरी जानकारी लिखी जाती है कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली है, आज इस समय के बाद से इस गाड़ी के लिए कुछ भी होता है तो जिम्मेदार मैं हूं। तो ये 4 फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा सेल लेटर वगैरह चाहिए होता है, वो एक अलग पार्ट है, उसकी इतना ज्यादा इशू नहीं होता है। जब आपको एनओसी डीलर निकलवा कर देता है तो उस टाइम पे आप अपने डीलर को एक चीज और बोल दीजिए कि डॉक्यूमेंट के साथ जो ओरिजिनल इनवॉइस ऑफ द कार था, यानी जब गाड़ी खरीदी गई थी आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले, 15 साल पहले, जब भी खरीदी गई थी, उस टाइम पे उस गाड़ी की इनवॉइस जनरेट हुई होगी जो कि आरटीओ के पास रहती है, उसकी एक कॉपी आपको जरूर दें, ताकि आपका ये सारा का सारा जो काम है वो आसानी से निपट सके। तो ये प्रोसेस हो गया डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन वगैरह का।
अब क्या है, गाड़ी आपने पेमेंट ट्रांसफर कर दी, आपने पेपर्स ले लिए, पर एनओसी अभी नहीं आई, क्योंकि एनओसी तुरंत नहीं आती। एनओसी आने में 2 दिन से लेकर 15 दिन का टाइम लग सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। मैक्सिमम 15 दिन में आपको एनओसी मिल जाती है। तब तक आप गाड़ी को कहीं ऐसी जगह पार्क करके रखिए। अगर आपको जो एग्जिस्टिंग ओनर है उन पर भरोसा नहीं है कि भाई मैंने गाड़ी उनके यहाँ पे खड़ी कर दी, उन्होंने उसमें से म्यूजिक सिस्टम वगैरह निकाल लिया, मैं क्या कर लूंगा, तो बेटर बिंग है कि आप उस गाड़ी को किसी नोन या फिर किसी ऐसे इंसान के पास पार्क कर दें जहां पर आप भरोसा कर सकते हैं, या फिर आप पेड पार्किंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर भी थोड़ा भरोसा आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपके पास एनओसी आ जाए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाए, तब आप इस गाड़ी को ले जाइए अपने स्टेट में, यूपी, राजस्थान, एमपी, जहां पर भी आप इसको रजिस्टर कराना चाहते हैं वहां पर। अब वहां जाने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, देखिए, नए ओनर का पैन कार्ड, यानी अब आप नए ओनर हैं तो आपका भी केवाईसी होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका लगेगा। जो पुराना ओनर का आधार कार्ड और पैन कार्ड लाए थे वो लगेगा। अगर वो कंपनी वाली गाड़ी थी तो कंपनी का जो एमओए वगैरह लाए थे वो भी लगेगा। साथ में इंश्योरेंस, पीयूसी लगेगा। और फॉर्म नंबर 29 जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए जो फॉर्म होता है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट दीजिए। हाँ, तो ये जो होता है, ये फॉर्म नंबर 29 जो कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का होता है, ये लगेगा। साथ में इनवॉइस लगेगी, जो उस गाड़ी की ओरिजिनल इनवॉइस थी। उससे फायदा क्या होगा, देखिए, ऐसा होता है कि जब गाड़ी खरीदी जाती है तो उस टाइम पे गाड़ी का टैक्स लगता है, रोड टैक्स। तो वो जितने टाइम ड्यूरेशन की उसकी वैलिडिटी है, यानी 15 साल की अगर पेट्रोल है और गाड़ी अगर डीजल है दिल्ली में, तो 10 साल की वैलिडिटी के लिए आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो अगर आपने पेमेंट की है तो उसके हिसाब से टैक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं, और वो टैक्सेस इजी कैलकुलेट किए जा सके इसलिए वो इनवॉइस की भी जरूरत पड़ती है। तो आप वो इनवॉइस दे करके अपना काम थोड़ा आसान कर सकते हैं। अमाउंट भी हो सकता है कि आपको कम पड़े, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। ये सारा आपको सबमिट करना है। टैक्स का अमाउंट जो भी बनेगा वो आपको सबमिट करना है, और इसके बाद आपको गाड़ी को कुछ टाइम के लिए वेट करना है। प्रॉबेबली 10 से लेके 15 दिन में आपको नई गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आरसी, ये इशू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी गाड़ी का नंबर भी बदल जाएगा, यानी कि आपको एचएसआरपी, जिसको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बोलते हैं, एचएसआरपी नहीं फिट करानी पड़ेगी। तो ये सब करने के बाद आपकी गाड़ी आपके नाम पर हो गई, आपके स्टेट में हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।